नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मनोज राउत ट्यूटोरियल्स में। तो आज हम देखेंगे कि आपके बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये आपका 3 जनवरी 2022 ऑनलाइन शिफ्ट के आपके पेपर हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और सपोर्ट बनाए रखें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसा ही कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं आपका। पहला प्रश्न कह रहा है कि समकालीन विचारधारकों के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? ऑप्शन देखते हैं हम कि सभी बच्चों के लिए एक समान है। ये गलत हो जाएगा कि सभी बच्चों के लिए एक समान है, गलत हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा यहाँ पे बहुआयामी। बहुआयामी है क्योंकि बच्चे भी इन प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते हैं। ये आपका सही लग रहा है। का पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता। यद्यपि विकास सभी के लिए यहाँ पे एक दिशा होता है। विकास क्या होती है? एक दिशा में चलती है, गलत हो जाएगा। विकास क्या होती है? बहुआयामी होती है, अलग-अलग दिशा में चलती है आपका विकास। ठीक है? सिर्फ़ माता-पिता के पर्याप्त आनुवांशिक गुणों द्वारा ही निर्धारित किए जाती है, यानी सिर्फ़ जहाँ पे भी आ जाएगा, सिर्फ़ केवल ये गलत हो जाता है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि बहुआयामी होता है, क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भ में पलते-बढ़ते हैं। ऑप्शन सेकंड आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि विकास का सिद्धांत बताता है कि गामा कौशलों का विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिर की ओर बढ़ता है। ये बिल्कुल आपका नया प्रश्न है। ठीक है? आपका शीर्षगामी जो विकास होता है वह क्या होता है? सर से लेकर पैर तक होता है। लेकिन यहाँ पे बोला है कि शरीर के मध्य से लेकर सर की ओर जो विकास होता है उसे हम बोलते हैं आपका सर्पिल विकास, नहीं विशिष्टता, नहीं शीर्षाभिमुख, नहीं। ये आपके यहाँ में थोड़ा मिस्टेक हो रही है। उसे हम बोलते हैं आपका, यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, ये बिल्कुल नया प्रश्न है। उसे हम बोलते हैं आपका समीप दूरस्थ। समीप दूरस्थ विकास उसे हम बोलते हैं। ये बिल्कुल आपका नया प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि जो आपका मध्य से लेकर सर की ओर विकास जाता है उसे हम बोलते हैं समीप दूरस्थ विकास। विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? ये प्रश्न मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट में दिया था और जो आपका सही आंसर है वो हो जाएगा आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला आपका निम्न में से कौन से बच्चों के समाजीकरण की द्वितीय संस्थाएं हैं? आपकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। परिवार क्या होता है आपका? परिवार तो आपका प्रारंभिक होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। द्वितीय बताना आपको मीडिया होता है। धार्मिक संस्थाएं होती है। विद्यालय ये क्या होता है आपके? द्वितीय सामाजिक के सिद्धांत होते हैं जो आपको वाइगोस्की के सामाजिक सिद्धांत में होता है आपका। तो इसमें आ जाएगा आपका सेकंड, थर्ड और फोर्थ आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो आपका थर्ड ये सही हो जाएगा। यहाँ पे सेकंड, थर्ड और फोर्थ आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका कि रूही को 3 पेंसिलें दिखाई जाती हैं। वह देखती है कि पेंसिल ख से बड़ी है और पेंसिल ग से बड़ी है। यानी रूही को एक पेंसिल दिखाई, वहाँ पे क्या है कि पेंसिल क जो है वो बड़ी है ख से। और फिर क्या बोला उसने कि ख जो है पेंसिल वह क्या है? ग से बड़ी है। ठीक है? ये आपका रूही ने देखा। जब रूही यह निष्कर्ष निकालती है कि क ग से बड़ी है, ठीक है, तो वह जीन पियाजे के किस संज्ञानात्मक विकास की विशेषता को दर्शा रही है? बिल्कुल बहुत बढ़िया प्रश्न है कि उसने देखा कि क जो है ख से बड़ी है और ख जो है ग से बड़ी है, तो उसने एक निष्कर्ष निकाला कि जो क होगी वह क्या होगी? पेंसिल जो होगी वो ग से बड़ी होगी। ये उसने निष्कर्ष निकाला। तो जीन पियाजे की बच्चा जो है किस विकास के सिद्धांत में है आपसे पूछा गया है। क्रमबद्धता, नहीं, क्रम में नहीं लगा रही है। संरक्षण, कंजर्वेशन जिसे हम बोलते हैं, नहीं। सकर्मक विचार, बिल्कुल सही। परिकल्पना, नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सकर्मक विचार। ये बिल्कुल नया प्रश्न है आपका और इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका। इसे हम बोलते हैं कि आपका सकर्मक विचार। ठीक है? अगला प्रश्न आपका कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था में बच्चा निम्न में से क्या कर पाने के योग्य होता है? ठीक है? प्रतिवर्तन, ये आपका कर पाता है। निगमन तर्क, नहीं। प्रतिभा, नहीं। प्रतिज्ञापित चिंतन, नहीं। तो एक ऑप्शन आ जाएगा आपका फर्स्ट, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका निम्न में से कौन सा चरण लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांतों में शामिल नहीं है? आपसे पूछा गया है। पारंपरिक चरण होता है,
अपारंपरिक चरण आपका नहीं होता है, उत्तर पारंपरिक चरण होता है, पूर्व पारंपरिक चरण भी होता है, यानी ऑप्शन सेकंड आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या है, गलत ढूंढना था यहाँ पे। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, एक अध्यापिका अपने कक्षा के लिए लेव वाइगोस्की के सामाजिक संरचनावादी सिद्धांतों पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती है। उसे निम्न में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए? कि सामाजिक संदर्भ पर आधारित शिक्षण अधिगम की अभिकल्पना करना, और दूसरा कह रहा है कि विद्यार्थियों के अधिगम प्रयासों का गहन अवलोकन करना, फिर है आपका कि तीसरा कह रहा है कि अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का प्रयोग करना। जहाँ पे भी मानकीकृत आ जाएगा यही आपका गलत हो जाएगा, और हमें क्या पूछा गया था कि उसे निम्न में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए, यानी आपको गलत ढूंढना था। तो ऑप्शन थर्ड ही आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, एक ही ऑप्शन से आप पता लगा सकते हो। ठीक है, अगला प्रश्न आपको, लेव वाइगोस्की ने अपने सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत में निम्न में से किसे विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करने हेतु उपयुक्त बताया है? सहकर्मी सहयोगिता, संस्कृत उपकरणों का हस्तक्षेप, रट कर याद करना, रट कर गलत हो जाएगा, गैर संदर्भित पाठ्यक्रम नहीं, इसका हो जाएगा सहकर्मी सहयोगिता। ठीक है, कि बच्चा इसमें क्या है, समाज में रह रहा है, और ये किसका सिद्धांत है? आपका वाइगोस्की का सिद्धांत है। तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला आपका 10वां प्रश्न है कि किसी प्रगतिवादी कक्षा के बारे में एक शिक्षक का क्या विश्वास होना चाहिए? कि कक्षा हमेशा कठोर नियंत्रण में रहे और सिर्फ शिक्षक को ही निर्देश देना चाहिए। कि आपकी कक्षा कैसी होनी चाहिए? कठोर होनी चाहिए, कठोर नियंत्रण करना है, ये आपका गलत हो जाएगा पहला। अधिगम केवल कक्षा में ही होता है, केवल जहाँ पे भी आ जाएगा गलत हो जाएगा। कक्षा में शिक्षार्थी अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं, बिल्कुल सही। और शिक्षार्थी केवल ड्रिल और अभ्यास के माध्यम से ही सबसे अधिक सार्थकता से सीखते हैं, केवल आ जाएगा। और ड्रिल और अभ्यास भी आपका गलत होता है। तो एक ही ऑप्शन बचता है आपका, ऑप्शन थर्ड, कि कक्षा में शिक्षार्थी अपने विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं। ऑप्शन थर्ड आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, किस विचारक ने इस बात को नकारा है कि बुद्धि एकल इकाई है और कहीं पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया जाता है? यानी बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था आपका? ये दिया था आपका हार्वर्ड गार्डनर ने। यहाँ पे थोड़ा उसने भाषा आपकी बदल दी है, तो उसने ऐसा नहीं बोला कि बहुबुद्धि का सिद्धांत, उसने कहा कि एकल जो है, यानी एक आयामी बुद्धि को नकारा है और कई बुद्धियों को बढ़ावा दिया। तो ये किसने दिया? आपका बहुबुद्धि सिद्धांत आपका हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। इन्होंने आपकी 8 प्रकार की बुद्धि बताई है, कि अलग अलग 8 प्रकार की बुद्धियाँ बताई उन्होंने। खिलौने के रूप में गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया थी, मुझे यह खिलौना पसंद नहीं है क्योंकि लड़के गुड़िया से नहीं खेलते हैं। यह किसका उदाहरण है? जेंडर प्रसंगीकरण, जेंडर भेदभाव, जेंडर रूढ़िवादिता, या फिर जेंडर स्थिरता। तो यहाँ पे क्या है कि जो रोहन है वह क्या है कि वह गुड़ियों से नहीं खेलना चाहता, क्योंकि उसके उसके क्या है, एक रूढ़िवादिता चल रही है कि गुड़ियों से केवल लड़कियां खेलती हैं। तो ये क्या चल रही है? जेंडर रूढ़िवादिता चल रही है। आपका थर्ड ऑप्शन इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, एक शिक्षिका अपने छात्रों को 1 महीने की अवधि में एक निबंध के लिए कई प्रारूपों को तैयार करने में मदद करती है और उनका सहयोग करती है। यदि वह प्रत्येक छात्र के सभी प्रारूपों के साथ साथ उस पर काम करने की प्रक्रिया पर विचार करती है, तो वह किस प्रकार से आकलन का उपयोग कर रही है? आपसे पूछा गया है योगात्मक आकलन, मानक संदर्भ तो गलत हो जाएगा, योगात्मक भी गलत हो जाएगा आपका, रचनावादी सही हो जाएगा, मानकीकृत गलत हो जाएगा। तो आप ऑप्शन ऐसे कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि योगात्मक आकलन क्या होता है? गलत होता है। मानक जहाँ पे भी आएगा मैंने कहा गलत हो जाता है। मानकीकृत पाठ्य चर्चा पाठ्यक्रम भी गलत हो जाता है। तो एक ही बचता है आपका रचनात्मक, तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, एक बहुआयामी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? वार्तालाप के लिए मातृभाषा के उपयोग को निरुत्साहित करना चाहिए, यानी उसका नकारना चाहिए। मातृभाषा का प्रयोग गलत हो जाएगा। ज़्यादातर छात्रों द्वारा बोली जा रही प्रमुख भाषा को ही स्वीकारना चाहिए। क्या है कि जो ज़्यादा छात्र, जितनी ज़्यादा जो भाषा ज़्यादा बोली जा रही है उसे ही स्वीकार करना चाहिए, ये भी आपका गलत हो जाएगा। भाषाओं की विविधता के बारे में जागरूकता लानी चाहिए और छात्रों को पसंद के अनुसार भाषा के प्रयोग में अनुमति देनी चाहिए, बिल्कुल सही। भाषा की विविधता यानी भाषिकता को बढ़ावा देना चाहिए शिक्षक को, बिल्कुल ये सही है आपका। एक लक्षांक भाषा जैसे कि अंग्रेजी को छोड़कर अन्य भाषाओं के उपयोग की उपेक्षा करनी चाहिए। कि एक लक्ष्य भाषा जैसे अंग्रेजी की
को छोड़कर अन्य भाषाओं का उपयोग करना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। एक ही ऑप्शन आपका सही बचता है कि जो है विविधता को स्वीकार करना चाहिए और बहुभाषिकता को एक शिक्षा को अपनी कक्षा में क्या है बढ़ावा देना चाहिए। ऑप्शन थर्ड आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षक को कैसा होना चाहिए। यहाँ से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा गया है। एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए। केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होनी चाहिए, केवल आपका जहाँ पे भी आ जाएगा गलत हो जाएगा। समस्या समाधान पर केंद्रित होनी चाहिए, बिल्कुल सही। अधिगमकर्ताओं के में गहन चिंतन का विकास करना चाहिए, बिल्कुल सही। अन्वेषण निर्धारण और खोज आधारित होना चाहिए, यानी अन्वेषण विधि और खोज विधि पे जो आपको फोकस करना चाहिए, बिल्कुल सही। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी पहले ही ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है। अगला प्रश्न आपका कि पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने के लिए एक शिक्षक हमेशा अपनी पसंद के ही कुछ बच्चों से उत्तर पूछ लेती है। शिक्षक द्वारा किए गए यह कार्य क्या होते हैं। कि शिक्षक जो है वह क्या है, जिस छात्र से उसे लगाव है, पसंद है, उससे ही क्या है प्रश्न पूछती है, बाकियों से प्रश्न नहीं पूछती है। तो आप क्या करेंगे, पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए नियोजित है, यानी पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए यह सही है, ये तो आपका गलत हो जाएगा। फिर है कि यह दर्शाता है कि शिक्षिका में अपनी कक्षा के श्रेष्ठ बच्चों को पहचानने का अच्छा कौशल है, कि वह क्या है श्रेष्ठ बच्चों को अवसर दे रही है, इसीलिए क्या है वह श्रेष्ठ बच्चों को पहचान सकती है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों को समान अवसर की उपलब्धता से वंचित करता है, बिल्कुल सही। यह आपका सही है कि वह क्या है सभी बच्चों को क्या है मौका नहीं दे रही है, वह केवल उन बच्चों से पूछ रही है जो उसकी पसंद के हैं। ठीक है। ऑप्शन डी कह रहा है कि सभी विद्यार्थियों के समान भागीदारी को सुनिश्चित करने में प्रभावशाली होगा, नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो एक ऑप्शन बचता है कि वह विद्यार्थियों के समान अवसर की उपलब्धता से वंचित करा रहे हैं, कि सभी को क्या है समान अवसर मिलना चाहिए। तो ऑप्शन जो है यहाँ पे थर्ड आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका कि डिसकैलकुलर से पीड़ित छात्र के समावेशन हेतु निम्न से क्या महत्वपूर्ण है। डिसकैलकुलर यानी क्या है, गणित से रिलेटेड प्रॉब्लम बच्चे को हो रही है। तो जब बच्चे को गणित से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्या करेंगे, तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे कि कार्य पूर्ण करने के लिए सख्त समय बाध्यता निश्चित करेंगे, सख्त समय गलत हो जाएगा। और छात्र को दृश्य आधारित परिकलन यानी कैलकुलेटर और गणित संबंधित परियोजना यानी गणित ऐप उपलब्ध कराना, बिल्कुल कैलकुलेटर उपलब्ध कराना और गणित ऐप, ताकि क्या है उसको क्या है सहायता मिल सके, ये आपका सही है, क्योंकि बच्चे को क्या है डिसकैलकुलेट आपका पद्यांश में मौजूद प्रसंगोचित आपका जानकारी को निष्प्रंग करने के लिए अतिरिक्त विषय वस्तु जोड़ देना, ये भी गलत हो जाएगा। छात्र के अधिगम के आकलन के लिए सिर्फ मानकीकृत विधियों का प्रयोग करना, ये भी गलत हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है आपका कौन सा, कि आपको क्या करना है कि उन छात्रों के लिए आपको गणित का ऐप उपलब्ध कराना है और कैलकुलेटर उपलब्ध कराना है। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल आपका जो है पेपर 1 के प्रश्न है और नए प्रश्न है आपका, और इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके इसमें सभी। एक दृष्टिबाधिता विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सी सामग्री लाभदायक नहीं होगी। एक आपका दृष्टिबाधिता आपका विद्यार्थी है, उसके क्या है लाभदायक नहीं होगी। जो आपका स्पर्शी ग्लोब है यानी छूने से रिलेटेड आइटम तो सही होगा। छोटे अक्षर वाली पुस्तक गलत हो जाएगा। आप क्या है बच्चे को छोटे अक्षर वाली पुस्तक दोगे तो उसे क्या है वैसे भी नहीं दिख रहा है, और आप उसे क्या है छोटे अक्षर नहीं बड़े अक्षर वाली पुस्तकें देखें, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। दृष्टिपथ पठन सॉफ्टवेयर बिल्कुल सही, ब्रेल लिपि वाली पुस्तकें बिल्कुल सही। तो आपका जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका सेकंड आपका सही हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या है गलत पूछा गया था। अगला प्रश्न है कथन और तर्क का प्रश्न है कि भाषा शिक्षण के दौरान एक अध्यापिका को लिखित विषय वस्तु के साथ साथ श्रवण पुस्तकें भी उपलब्ध करानी चाहिए, यानी शिक्षक जो है उसे क्या है लिखित पुस्तक के साथ साथ आपकी जो है श्रवण सुनने से रिलेटेड पुस्तकों का भी उपलब्ध कराना चाहिए, बिल्कुल सही है आपका। प्रस्तुतिकरण के विविध विकल्प विभिन्न अधिगमकर्ताओं जैसे कि पठन विकारों से जूझते विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा कर सकता है, यानी जो आपकी प्रस्तुतिकरण की जो विविध रूप होते हैं आपके, जो आप विभिन्न जो हमको क्या है टीचिंग एड देते हो, ठीक है, वो क्या है अधिगमकर्ताओं को क्या है मदद करते हैं। ठीक है, ये भी आपका सही कह रहा है, यानी आपको दोनों ही सही हो जाएगा, कथन भी सही है और तर्क भी आपका सही उत्तर है यहाँ पे। अगला प्रश्न है एक सृजनात्मक बालक में निम्न से कौन से गुण मौजूद होंगे। अब सारी चिंतन होगा, अभिसारी चिंतन नहीं होगा, अमूर्त चिंतन की योग्यता होगी, और नवीन आपका क्या बोल रहा है नवीन आमुख उत्पादन की योग्यता।
कि जो नवीन चीज़ों को खोज सकता हो, बिल्कुल सही, नई नई खोज कर सकता है, बिल्कुल सही। तो पहला, तीसरा और चौथा आपका सही आंसर हो जाएगा। पहला, तीसरा और चौथा, यानी आपका जो है ऑप्शन थर्ड आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न आपका अभिकथन और तर्क का प्रश्न है कि कक्षा में आकलन के लिए शिक्षकों को विविध विधाओं का प्रयोग करना चाहिए। कि आकलन के लिए शिक्षक को क्या है, अलग अलग विधि का प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल सही है आपका। एक कक्षा में बच्चे की सफलता और असफलता को केवल कागज पेंसिल परीक्षण के द्वारा सत्य और पूर्ण रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही। केवल आप कागज और परीक्षण जो है पेपर पेंसिल के टेस्ट से ही आप बच्चे का आकलन नहीं कर सकते हो, बिल्कुल सही, ये भी आपका सही है। यानी कथन भी सही है और आपका तर्क भी इसमें क्या है, सही है। ठीक है, आपके ये कई बार बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं आप आपके कथन और तर्क पे। जितने भी आपके नए पेपर बन रहे हैं उसमें कथन और तर्क के प्रश्न आपके ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। अगला है कि एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक कहीं उदाहरण दे रहा है और बाद में छात्रों से उन उदाहरण के माध्यम से एक चित्र जानकारी पर विचार करने के लिए नियम बनाने के लिए कहता है। यानी पहले क्या है, शिक्षक जो है वो क्या है, उदाहरण दे रहा है, पहले उदाहरण दे रहा है और फिर नियम बनाने के लिए कह रहा है। तो उदाहरण से आप जो है नियम की ओर कहाँ, किस में जाते हो आप जाते हो आगमनात्मक तर्क में। ऑप्शन सेकंड आपका सही आंसर हो जाएगा। उदाहरण से नियम की ओर और नियम से उदाहरण की ओर आप निगमन में जाते हो, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कक्षा नियमन में विद्यार्थियों के सहयोग हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए, स्वयं ही कठोर और जो है यहाँ पे अटल नियमों को स्थापित करना चाहिए। कठोर और अटल नियम गलत हो जाएगा। फिर है कि विद्यार्थियों के दुर्व्यवहार के बारे में अभिभावक के बारे में बार बार शिकायत करनी चाहिए। यानी विद्यार्थी जो आपका क्या है दुर्व्यवहार कर रहे हैं, अभिभावकों से यानी कि पेरेंट्स से शिकायत करनी, ये भी गलत हो जाएगा। मापदंडों का पालन ना करने पर विद्यार्थियों को फटकार लगाना भी गलत हो जाएगा। और ऑप्शन फोर्थ कह रहा है कि छात्रों के सहयोग से कक्षा के लिए मानदंड और नियम का स्थापित करना। यानी जो आप बिगड़े बच्चे हैं, अपनी आपकी कक्षा में जो बिगड़े बच्चे हैं उनको क्या करना है आपको, उनको क्या है, उनको ही आपको, जैसे सपोज आपकी क्लास में कोई बिगड़ा बच्चा है उसको क्या है मॉनिटर बना देंगे, उसको जिम्मेदारी दे देंगे, तो वह क्या है सुधर जाएगा। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि छात्रों के सहयोग से कक्षा के लिए मानदंड और नियम स्थापित करेंगे। आपको क्या है एक मानदंड और नियम बनाना है कक्षा के सहयोग के लिए। ऑप्शन फोर्थ आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। वह विकल्प चुनिए जो उन संदर्भों में को सही रूप से प्रदर्शित करता है जिनमें बच्चे अधिगम करते हैं, बिल्कुल सही। खेलकूद से बच्चे अधिगम करते हैं, बच्चे क्या है लर्निंग करते हैं खेलकूद से अधिगम करते हैं, बिल्कुल सही। घर में बच्चे अधिगम करते हैं, बिल्कुल सही। कक्षा कक्ष में भी अधिगम करते हैं, यानी पहला, दूसरा, तीसरा आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक छात्रों में समस्या समाधान कौशलों के विकास हेतु प्रभावशाली नहीं है। यानी आपको गलत ढूंढना है, गलत ढूंढना आपको। तो मुद्दों पर चर्चा को सुसाध्य करना और छात्रों को चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना, बिल्कुल सही, प्रोत्साहित करना सही है। चर्चा में बच्चे क्या है भाग लेंगे और उनमें प्रोत्साहित करना है एक शिक्षक को, बिल्कुल सही है। छात्रों को मस्तिष्क उन्नयन करने और समस्या को हल करने के लिए विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करना, बिल्कुल सही। विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करना बिल्कुल सही हो जाएगा। समस्या का समाधान खोजने के लिए छात्रों को विविध प्रकार की शिक्षण सामग्री की प्रदान करना, बिल्कुल सही। विविध प्रकार की वो शिक्षण सामग्री टीचिंग एड उनको बच्चों को देना है, बिल्कुल सही। आपको पूछेगा था नहीं है, यानी आपको गलत ढूंढना। तो एक ही बच रहा है आपका कि प्रत्येक समस्या के लिए एक ही जैसे पूर्व निर्धारित चरण दर चरण प्रक्रिया के सहयोग पर बल देना। यानी आप क्या है एक ही जो आपका मेथड होता है उसी को आपको बल देना है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन फोर्थ आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या है गलत पूछा गया था। अगला आपका निम्न में से कौन सा एक संरचनावादी कक्षा का अभिलक्षण है। अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता निष्क्रिय होते हैं कि निष्क्रिय होते हैं, अधिगमकर्ता गलत हो जाएगा। कि लर्नर क्या है एक्टिव नहीं है, पैसिव है आपका लर्नर, गलत हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक को यत्रवत याद करने पर अत्यधिक महत्व दिया जाना चाहिए, यानी याद करना गलत होता है आपका, ये आपका गलत हो जाएगा। कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाना, नहीं किया जाना गलत हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है कि कक्षा में बच्चों के पिछले अनुभव का उपयोग नए ज्ञान की रचना के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही। कक्षा कक्ष में क्या होता है बच्चों के पिछले अनुभवों का उपयोग करके उनके नए ज्ञान की रचना होती है, बिल्कुल ऑप्शन फोर्थ आपका सही हो जाएगा। उनके अनुभवों को हमें क्या है महत्व देनी है आपकी। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी विचारधारा बच्चों के अधिगम में अवरोधक है। यानी आपको गलत ढूंढना है। त्रुटियां अधिगम की प्रक्रिया का एक हिस्सा है, बिल्कुल सही। आपके एरर जो होते हैं बच्चे की क्या है
बच्चे जब गलतियाँ करते हैं तो वह क्या होती है, एक अधिगम प्रक्रिया का हिस्सा है, बिल्कुल सही। अधिगमकर्ताओं के लिए त्रुटियाँ करना एक लज्जाजनक कार्य है, लज्जाजनक ही गलत हो जाएगा। त्रुटियाँ अधिगमकर्ताओं को संभालना समझने में अंतरालों को जानकारी देती है, बिल्कुल सही, आपका सही है। अधिगमकर्ताओं को डांट के बहस के बिना त्रुटियां करने के लिए मौका मिलना चाहिए, बिल्कुल सही, ये भी आपका सही है। एक ही ऑप्शन कर रहा है कि अगर बच्चे जो है त्रुटियां करेंगे तो क्या है, लज्जाजनक कार्य है कि उन्होंने गलती कर दी, ये ऑप्शन आपका गलत है और हमें क्या है, गलत ही पूछा गया, तो ऑप्शन सेकंड आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का ही उदाहरण है? यानी बाह्य अभिप्रेरणा यानी बाहर से आप मोटिवेशन कर रहे हो बच्चे को, तो ऑप्शन देख लेते हैं। अपने अधिगम को दृढ़ करने के लिए शोध करते समय अमन विविध स्रोतों की सहायता लेता है, तो ये तो आंतरिक मोटिवेशन हो गया बच्चे का, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि बच्चा इसमें क्या अंदर से मोटिवेशन है, हमें क्या बाह्य अभिप्रेरणा ढूंढनी है। नकद इनाम पाने हेतु रियान अपनी परियोजना के लिए विभिन्न स्रोतों के लिए खोज कर रहा है, बिल्कुल इनाम पाने के लिए, यानी बाहरी मोटिवेशन, बाह्य अभिप्रेरणा दे रहा है, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन आपको देखना ही नहीं है क्योंकि यहीं पे आपको पता लग गया कि बच्चा जो है नकद पाने के लिए, यानी बाहर से मोटिवेशन हो रहा है, बच्चा बाहर से अभिप्रेरणा हो रहा है, इसलिए वह क्या है, विभिन्न स्रोतों की खोज कर रहा है, केवल और केवल नकद इनाम पाने के लिए वह क्या है, बाहर से मोटिवेट हो रहा है। अगला प्रश्न आपका, कि कोविड-19 महामारी के दौरान तनाव ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। यह निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? प्रतियोगिता और संज्ञान, संज्ञान और संवेग, आनुवंशिकता और निष्पादन, और आनुवंशिकता और वातावरण। इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे बोल रहा है कि कोविड-19 महामारी के दौरान तनाव ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया, बिल्कुल सही। यह निम्न से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट कर रहा है? तो ये कर रहा है आपका संज्ञान और संवेग, यानी ऑप्शन सेकंड आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। लास्ट और अंतिम प्रश्न है आपका, कि अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है यदि वह मुख्य, तो क्या होता है आपका, डैश होगा, यहाँ पे डैश हो गया है आपका, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, कि अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है यदि वह मुख्य तो डैश हो, शिक्षा निर्देश यानी शिक्षक निर्देश दे, ये आपका गलत है। सहपाठियों द्वारा निर्देशित हो, नहीं, पाठ्य पुस्तक निर्देशित नहीं, स्वनिर्देशित यानी स्वयं निर्देशित हो, तो ऑप्शन फोर्थ आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। तो आज हमें डिस्कस कर रहे हैं 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, ये आपका जो है पेपर 1 के प्रश्न है, बिल्कुल नए प्रश्न आपके ऑनलाइन शिफ्ट के प्रश्न है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, और ऐसे ही कंटेंट आपको देखने को मिलेगा।